सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू क्लास ऑफ एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने एएसपी यानी कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी प्रोग्राम के कई सारे पॉइंट्स के बारे में पढ़ा था और आज की क्लास में हम एयरपोर्ट सिक्योरिटी प्रोग्राम के ही कई सारे पॉइंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने एयर कार्गो एंड मेल के बारे में पढ़ा था और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि एयरपोर्ट पर अगर कोई भी एयर कार्गो या मेल एंट्री करता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, उसकी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है और उसका जो भी प्रोसीजर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है। इसके साथ ही हमने ये पढ़ा था कि जब कोई एयर कार्गो या फिर मेल एयर साइड एरिया में एंट्री करता है तो उसका एक्सेस किस तरीके से किया जाता है, यानी कि एयर साइड एरिया में उसकी एंट्री किस तरीके से होती है और एयर साइड एरिया में एंट्री करने के बाद उसकी प्रोटेक्शन किस तरीके से की जाती है, उसकी सिक्योरिटी किस तरीके से की जाती है, उस एयर कार्गो या फिर मेल की सुरक्षा किस तरीके से की जाती है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। आज की क्लास में हम सिक्योरिटी ऑफ कैटरिंग सप्लायर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि एयरपोर्ट पर जो भी भोजन प्रोवाइड करते हैं, जो कैटरिंग की सुविधा प्रोवाइड करते हैं, उनकी सिक्योरिटी किस तरीके से की जाती है। इसके साथ ही हम सिक्योरिटी ऑफ एयरपोर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसके साथ ही हम अनलॉफुल इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और इन तीनों टॉपिक्स के बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला पॉइंट है सिक्योरिटी ऑफ कैटरिंग सप्लाईज एंड स्टोर्स, यानी कि एयरपोर्ट पर जो भी कैटरिंग वाले होते हैं, जो कैटरिंग की सुविधा होती है, जो भोजन की सुविधा होती है और जो स्टोर यानी कि जो दुकान वाले होते हैं, उनकी सिक्योरिटी किस तरीके से की जाती है, उनकी सुरक्षा किस तरीके से की जाती है। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि एयरपोर्ट पर जो भी दुकानें होती हैं, जो शॉपकीपर्स होते हैं और जो कैटरिंग की सुविधा, जो भोजन प्रोवाइड करते हैं, नाश्ता प्रोवाइड करते हैं, ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करते हैं, उनकी सिक्योरिटी किस तरीके से की जाती है। पहला सेक्शन है सेक्शन 4.56। This section should specify the organization responsible for ensuring the security and integrity of catering supplies and stores intended for transportation on aircraft. It should provide a general description of the required security measures to be implemented at the caterer's premises and the protection of such supplies en route to the aircraft. Reference may be made to security programs maintained by the caterers and the commercial एयर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर। इसका मतलब यह है कि इस सेक्शन के थ्रू उस ऑर्गेनाइजेशन को स्पेसिफाई करना चाहिए जो एयरपोर्ट पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए कैटरिंग सप्लायर्स और स्टोर्स की सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जो पहला पॉइंट है हमारा सेक्शन 4.56 का, दिस सेक्शन शुड स्पेसिफाई द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ कैटरिंग सप्लायर्स एंड स्टोर्स इंटेंडेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑन एयरक्राफ्ट। इसका मतलब ये कि एयरपोर्ट पर जो भी भोजन बनाया जाता है, जो भी ब्रेकफास्ट बनाया जाता है, उसको एयरक्राफ्ट के अंदर ट्रांसपोर्ट जब किया जाता है, यानी जो हमारा एयरप्लेन होता है उसके अंदर जब ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो एयरक्राफ्ट के अंदर जो भी भोजन हमारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उस समय जो हमारे कैटरिंग सप्लायर्स होते हैं या जो हमारे भोजन होती है और जो स्टोर वाले होते हैं, जो दुकानें होती हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए और उनकी इंटीग्रिटी के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल होती है, इसके बारे में यहाँ पर बताना जाना चाहिए। इसको स्पेसिफाई करना चाहिए कि वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो एयरपोर्ट पर एयरक्राफ्ट के अंदर हमारा जो कैटरिंग सप्लायर्स है और जो स्टोर्स है उनको ले जाने के लिए उनकी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और उनकी इंटीग्रिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। इसके साथ ही इस ऑर्गेनाइजेशन को कैटरर के परिसर में इंप्लीमेंट किए जाने वाले सिक्योरिटी मेजर्स और एयरप्लेन में इन सप्लाईज की आपूर्ति की सुरक्षा के लिए जनरल डिस्क्रिप्शन भी प्रोवाइड करना चाहिए। यानी कि एयरपोर्ट पर जो हमारा कैटरर का परिसर होता है, यानी कि जो एक फील्ड होता है, जो एक हमारा प्लेस होता है एयरपोर्ट के अंदर जहां पर भोजन बनाया जाता है, कैटरिंग की सुविधा वहां पर प्रोवाइड की जाती है, स्टोर्स वहां पर होते हैं, तो उसी परिसर को, उसी फील्ड को कहा जाता है कैटरर परिसर। तो इसका मतलब यह है कि इस जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो उस कैटरर परिसर में इंप्लीमेंट किए जाने वाले सारे सिक्योरिटी मेजर्स को प्रोवाइड करता है, यानी कि उसकी सुरक्षा करने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जो भी इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स
सप्लायर्स होते हैं उन सभी को प्रोवाइड करता है। और इसके साथ ही एयरप्लेन में इन सप्लाईज की आपूर्ति की सुरक्षा के लिए जनरल डिस्क्रिप्शन भी प्रोवाइड करता है, यानी कि एयरप्लेन के अंदर जब उस भोजन को ले जाया जाएगा, उसके जो हमारे कैटर सप्लायर्स हैं उनको जब ले जाया जाएगा, जो पैसेंजर्स होते हैं उनके लिए, तो वहां पर उसके सिक्योरिटी का क्या पूरा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, किस तरीके का पूरा प्रोसेस होता है, किस तरीके का पूरा प्रोसीजर होता है, उसके बारे में भी यहाँ पर बताया जाना चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पर कहा जा रहा है कैटरर्स और कमर्शियल एयर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स के द्वारा मेंटेन किए गए सिक्योरिटी प्रोग्राम का रेफरेंस भी बनाया जा सकता है, यानी कि जो हमारे एयरपोर्ट पर कैटरर्स होते हैं और जो हमारा कमर्शियल एयर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर होता है, यानी कि जो एयरपोर्ट का संचालक होता है, उसके द्वारा मेंटेन किए गए सिक्योरिटी प्रोग्राम्स का भी रेफरेंस यहाँ पर बनाया जा सकता है। कुल मिला के जो भी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी, जो भी सिक्योरिटी मेजर्स होंगे, उनको जो ऑर्गेनाइजेशन होगी उसको वहां पर प्रोवाइड करना पड़ेगा। और उन कैटरिंग सप्लायर्स और स्टोर्स की सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी, उन सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी ऑर्गेनाइजेशन की होती है और इस सेक्शन में उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया जाना चाहिए। सिक्योरिटी ऑफ कैटरिंग सप्लायर्स एंड स्टोर्स का ही दूसरा सेक्शन है सेक्शन 4.57। दिस सेक्शन शुड आल्सो डिस्क्राइब एनी स्पेशल एक्सेस और सिक्योरिटी कंट्रोल अरेंजमेंट्स फॉर कैटरिंग सप्लायर्स एंड स्टोर्स टू द एयर साइड एरिया एंड द चेक्स दैट आर कंडक्टेड प्रायर टू देयर एंट्री टू द SRA। इसका मतलब यह है कि इस सेक्शन में जो अन्य स्पेशल एक्सेस और सिक्योरिटी कंट्रोल अरेंजमेंट्स होते हैं उनके बारे में बताना चाहिए, यानी कि एयरपोर्ट पर जो हमारे कैटरिंग सप्लायर्स होते हैं और जो स्टोर वाले होते हैं उनकी स्पेशल एक्सेस के लिए और जो सिक्योरिटी कंट्रोल अरेंजमेंट्स होते हैं उनके बारे में जो कुछ स्पेशल चीज़ें होती हैं, जो कुछ नई चीज़ें होती हैं सिक्योरिटी कंट्रोल के बारे में, उनको यहाँ पर बताया जाना चाहिए जो कैटरिंग सप्लायर्स और स्टोर एयर साइड एरिया के अंदर होते हैं उनके लिए। यानी कि जो भी एयर साइड एरिया है, हमारा एयरपोर्ट का जो इनसाइड एरिया है, जो अंदर का एरिया है, उसमें अगर कोई भी हमारा कैटरिंग सप्लायर या फिर कोई स्टोर है, वहाँ पर कोई दुकान है, कोई भोजन बना रहा है, कोई मतलब जो भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है फूड से रिलेटेड, नाश्ते ब्रेकफास्ट से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड जो भी स्पेशल एक्सेस होता है और जो सिक्योरिटी कंट्रोल के अरेंजमेंट्स होते हैं स्पेशल, उनको भी यहाँ पर बताया जाना चाहिए। और इसके साथ ही जो सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है SRA, इसके बारे में हमने पीछे पढ़ा था कि SRA क्या होता है। तो एयरपोर्ट का एक एरिया होता है जहां पर सबको जाने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है कि वहां पर कुछ लोग ही जा सकते हैं जो एयरपोर्ट के कर्मचारी होते हैं, तो उस एरिया को SRA यानी कि सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्टेड एरिया कहा जाता है। और सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्टेड एरिया में एंट्री से पहले उन सप्लायर्स की चेकिंग के बारे में भी बताया जाना चाहिए, यानी कि अगर जो हमारा SRA सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, अगर उस एरिया में हमारे कैटरिंग सप्लायर्स और जो स्टोर वाले हैं, अगर उनकी एंट्री होती है, उनको एक्सेस दिया जाता है, तो उनकी स्क्रीनिंग किस तरीके से की जाएगी, उनकी चेकिंग किस तरीके से की जाएगी, इसके बारे में भी यहाँ पर बताया जाना चाहिए कि अगर कोई भी कैटरिंग सप्लायर्स या स्टोर अगर हमारा जा रहा है सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्टेड एरिया में, तो वहाँ पर जाने से पहले उसकी स्क्रीनिंग किस तरीके से की जाएगी, उसकी सिक्योरिटी चेकअप किस तरीके से किया जाएगा, क्या उसका प्रोसेस होगा, क्या उसका प्रोसीजर होगा, इसकी सारी जो डिटेल होती है उसको यहाँ पर प्रोवाइड करना चाहिए। अब हमारा दूसरा पॉइंट है सिक्योरिटी ऑफ एयरक्राफ्ट, यानी कि एयरपोर्ट पर जो हमारा एयरक्राफ्ट है, जो हमारा एयरप्लेन है, उसकी सिक्योरिटी किस तरीके से की जाएगी। तो इसमें दो सेक्शन है, सेक्शन 4.58 और सेक्शन 4.59। पहला सेक्शन हम पढ़ेंगे सेक्शन 4.58। दिस सेक्शन शुड स्पेसिफाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन रिलेशन टू प्रोटेक्टिंग एयरक्राफ्ट। नॉर्मली दिस विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कमर्शियल एयर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर इफ द एयरक्राफ्ट इज पार्क्ड इनसाइड द SRA यानी कि सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्टेड एरिया। इट शुड enjoy a higher level of protection by virtue of the SRA measures. If the aircraft is parked outside the SRA, then additional measures may be required and these should be covered here. इसका मतलब यह है जो सेक्शन 4.58 में बताया जा रहा है कि इस सेक्शन में एयरक्राफ्ट के प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उनको स्पेसिफाई करना चाहिए। पहला लाइन है दिस सेक्शन शुड स्पेसिफाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन रिलेशन टू प्रोटेक्टिंग एयरक्राफ्ट, यानी कि एयरक्राफ्ट को प्रोटेक्ट करने के संबंधित जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उनको यहाँ पर स्पेसिफाई करना चाहिए, उनके बारे में यहाँ पर बताया जाना चाहिए। नॉर्मली दिस विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कमर्शियल एयर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर। सामान्यतः जो एयरक्राफ्ट की सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कमर्शियल एयर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर की होती है, यानी कि एयरपोर्ट पर जो हमारा कमर्शियल एयर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर होता है, जो कमर्शियल एयर ट्रांसपोर्ट के संचालक होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एयरपोर्ट पर जो भी हमारा एयरक्राफ्ट है उसकी सिक्योरिटी किस तरीके
तरीके से की जानी चाहिए। इफ़ द एयरक्राफ्ट इज पार्क्ड इनसाइड द SRA, यानी कि जो हमारा एयरक्राफ्ट है, जो हमारा एयरप्लेन है, अगर हमारा सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर पार्क है, देन इट शुड बी एंजॉय ए हायर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन बाय वर्च्यू ऑफ द SRA मेजर्स। यानी कि अगर हमारा जो एयरक्राफ्ट है, अगर वो एयर साइड एरिया के अंदर पार्क है, यानी कि जो हमारा सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है उसके अंदर पार्क है, तो इसे सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्टेड एरिया की मेजर्स के वर्च्यू में हायर लेवल का प्रोटेक्शन दिया जाता है। यानी कि सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्टेड एरिया के जो मेजरमेंट होते हैं सिक्योरिटी के, उसके हिसाब से उस एयरक्राफ्ट को मतलब प्रोटेक्ट किया जाता है। लेकिन अगर हमारा एयरक्राफ्ट सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्टेड एरिया से बाहर पार्क है, यानी कि वो सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्टेड एरिया में नहीं है, तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए एडिशनल मेजर्स की रिक्वायरमेंट होती है। लास्ट लाइन यही है हमारा कि इफ द एयरक्राफ्ट इज पार्क्ड आउटसाइड द SRA देन एडिशनल मेजर्स में बी रिक्वायर्ड एंड दीज शुड बी कवर्ड हियर। यानी कि अगर हमारा एयरक्राफ्ट सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्टेड एरिया से बाहर पार्क है, तो उसके लिए जो एडिशनल मेजर्स होंगे उनकी रिक्वायरमेंट होती है एयरक्राफ्ट के सिक्योरिटी के लिए, और इन सारी चीज़ों को यहाँ पर बताया जाना चाहिए। यानी कि सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्टेड एरिया में एयरक्राफ्ट हमारा पार्क है या कहाँ पार्क है, कैसी सिक्योरिटी उसको दी जाएगी, उसके बारे में सारी चीज़ें यहाँ पर कवर की जानी चाहिए। सिक्योरिटी ऑफ एयरक्राफ्ट का दूसरा जो सेक्शन है सेक्शन 4.59, इसमें यह कहा जा रहा है दिस सेक्शन शुड आल्सो डिस्क्राइब एडिशनल कंट्रोल मेजर्स दैट मे बी implemented in circumstances where an aircraft is towed into the SRA from an area outside the SRA. The purpose of these measures would be to ensure that only authorized person are on board the aircraft and that where required they are screened। इसका मतलब ये है कि जब हमारे एयरक्राफ्ट को सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्टेड एरिया से बाहर पार्क हुए स्थान से सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्टेड एरिया में टो किया जाता है, तो इस कंडीशन में इंप्लीमेंट किए गए एडिशनल कंट्रोल मेजर्स को डिस्क्राइब करना चाहिए। यानी कि जैसे हमारा जो एयरक्राफ्ट है, जो हमारा एयरप्लेन है, अगर वो सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्टेड एरिया के बाहर पार्क हुआ है, तो इसके बारे में क्या सिक्योरिटी मेजर्स होंगे उसको हमने पढ़ा, उसकी कैसी सिक्योरिटी की जाएगी, और अगर सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर है तो कैसी सिक्योरिटी की जाएगी, इसके बारे में हमने पिछले सेक्शन में पढ़ा। अब यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि अगर हमारा एयरप्लेन या फिर हमारा एयरक्राफ्ट अगर सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्टेड एरिया के बाहर पार्क है और उसके बाद उसको टो करके अगर सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर लाया जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसके लिए क्या किया जाएगा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है जब एयरक्राफ्ट को सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्टेड एरिया से बाहर पार्क हुए स्थान से सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्टेड एरिया में टो किया जाता है, यानी कि सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्टेड एरिया में लाया जाता है, तो इस कंडीशन में इंप्लीमेंट किए गए जो भी एडिशनल कंट्रोल मेजर्स होते हैं, यानी कि उस एयरक्राफ्ट की सिक्योरिटी के लिए जो भी एडिशनल कंट्रोल मेजरमेंट्स होते हैं उन सभी को यहाँ पर डिस्क्राइब करना चाहिए। इस मेजर का ये पर्पज होता है कि एयरक्राफ्ट पर केवल और केवल ऑथराइज्ड पर्सन ही ऑन बोर्ड हुआ हो, जहां तक आवश्यकता हो उस पैसेंजर की स्क्रीनिंग भी हो सकती है। यानी कि जो हमारे ऑथराइज्ड पर्सन होते हैं, जिसके पास ऑथराइजेशन होती है उस एयरक्राफ्ट को टो करने की, ये देखा जाएगा उस सिक्योरिटी मेजर्स में, या फिर जो हमारे एडिशनल कंट्रोल मेजर्स होंगे उनके अंतर्गत ये चेक किया जाएगा कि जो भी व्यक्ति उस एयरक्राफ्ट को टो कर रहा है वो ऑथराइज्ड पर्सन है या नहीं, और आवश्यकता पड़ने पर उस व्यक्ति की स्क्रीनिंग भी की जा सकती है। कुल मिला के जब हम किसी भी एयरक्राफ्ट को सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्टेड एरिया से बाहर, मतलब अगर वो पार्क है उसको हम सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर लाते हैं, तो उस कंडीशन में जो भी एडिशनल कंट्रोल मेजर्स होते हैं उनको डिस्क्राइब करना चाहिए, और जो भी पर्सन उस एयरक्राफ्ट को ले जा रहा है वो देखना होगा हमें कि वो एक ऑथराइज्ड पर्सन है या नहीं, और ज़रूरत पड़ने पर उस व्यक्ति की स्क्रीनिंग भी की जा सकती है। अगला पॉइंट है पार्ट 4 5वां, रिस्पॉन्स टू एक्ट्स ऑफ अनलॉफुल इंटरफेरेंस, यानी कि जो भी अनलॉफुल इंटरफेरेंस होते हैं उनके एक्ट पर किस तरीके का रिस्पॉन्स होना चाहिए। दिस सेक्शन शुड बी बेस्ड ऑन द कंटिजेंसी प्लानिंग रिक्वायरमेंट्स डिस्क्राइब्ड इन वॉल्यूम 5 ऑफ डॉक्यूमेंट 8973। दिस सेक्शन शुड देयरफॉर रेफर टू द एयरपोर्ट कंटिजेंसी प्लान व्हिच कुड ईदर बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द ASP एज एन अपेंडिक्स और रीमेन एज ए स्टैंड एलोन डॉक्यूमेंट। इसका मतलब यह है कि जो हमारा सेक्शन है सेक्शन 5 पार्ट 4 रिस्पॉन्स टू एक्ट्स ऑफ अनलॉफुल इंटरफेरेंस का, इसमें यह कहा जा रहा है कि ये जो हमारा सेक्शन होता है इसमें जो डॉक्यूमेंट 8973 है उसके वॉल्यूम 5 में डिस्क्राइब जो भी किए गए हमारे कंटिजेंसी प्लानिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन पर बेस्ड होना चाहिए। यानी कि जो भी हमारे अनलॉफुल इंटरफेरेंस होते हैं उनके बारे में एक डिस्क्रिप्शन बनाया गया है डॉक्यूमेंट 8973 के नाम से, और उस
उसमें कई सारे पार्ट हैं, कई सारे वॉल्यूम्स हैं। तो जो हमारा डॉक्यूमेंट 8973 का वॉल्यूम 5वां है, 5 वॉल्यूम है, उसमें कुछ चीज़ें डिस्क्राइब की गई हैं कंटिजेंसी प्लानिंग रिक्वायरमेंट्स के बारे में। तो ये जो हमारा सेक्शन है उसको डॉक्यूमेंट 8973 के वॉल्यूम 5 में डिस्क्राइब किए गए जो भी कंटिजेंसी प्लानिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन्हीं पर बेस्ड होना चाहिए, उन्हीं पर आधारित होना चाहिए, यानी कि जो भी कार्यशैली होती है वो सारी चीज़ें उसी डॉक्यूमेंट के अनुसार होनी चाहिए। दिस सेक्शन शुड देयर ऑफ रेफर टू द एयरपोर्ट कंटिजेंसी प्लान, यानी कि इस सेक्शन में जो हमारा एयरपोर्ट कंटिजेंसी प्लान होता है उसको रेफर किया जा सकता है, विच कुड आइदर बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द एएसपी एज एन अपेंडिक्स, यानी कि एएसपी में जो अपेंडिक्स के रूप में हमने पीछे पढ़ा कि कई सारी चीज़ें अपेंडिक्स जो अपशिष्ट या फिर हम अपवाद कहते हैं उसके रूप में वहाँ पर जोड़ी जाती हैं। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन या फिर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को अपेंडिक्स के रूप में जोड़ दिया जाता है, तो बिल्कुल उसी तरीके से एयरपोर्ट सिक्योरिटी प्रोग्राम में एक अपेंडिक्स के रूप में इसको इनकॉर्पोरेटेड किया जा सकता है, या फिर रिमेन एज ए स्टैंड एलोन डॉक्यूमेंट, या फिर इसको एक स्टैंड एलोन डॉक्यूमेंट के रूप में भी वहाँ पर इंप्लीमेंट किया जा सकता है, वहाँ पर रखा जा सकता है। यानी कि डॉक्यूमेंट 8973 के वॉल्यूम 5 में जो हमारा कंटिजेंसी प्लानिंग रिक्वायरमेंट है उसी पर बेस्ड होना चाहिए अनलॉफुल इंटरफेरेंस को। और इसके साथ ही जो एयरपोर्ट का हमारा एयरपोर्ट कंटिजेंसी प्लान होता है उसको एयरपोर्ट सिक्योरिटी प्रोग्राम में अपेंडिक्स के रूप में इनकॉर्पोरेटेड किया जा सकता है, या फिर स्टैंड एलोन डॉक्यूमेंट के आधार पर भी वहां पर इसको रखा जा सकता है। अगला पॉइंट है पॉइंट 6 पार्ट 5 ट्रेनिंग, यानी कि एयरपोर्ट पर जो भी अलग अलग प्रकार के क्रू मेंबर्स होते हैं, जो अलग अलग सिक्योरिटी स्टाफ्स होते हैं, जो उसके क्रू मेंबर्स होते हैं, उनको ट्रेनिंग किस तरीके से दी जाती है। इसका पहला सेक्शन है सेक्शन 6.1। दिस सेक्शन शुड बी बेस्ड ऑन द ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स डिस्क्राइब्ड इन वॉल्यूम 2 ऑफ डॉक्यूमेंट 8973। एन ओवरव्यू ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम कुड बी प्रोवाइडेड विच वुड इंक्लूड एज अ मिनिमम द फॉलोइंग कैटेगरीज, यानी कि ये जो हमारा सेक्शन है इसको डॉक्यूमेंट 8973 के वॉल्यूम 2 में डिस्क्राइब किए गए जो भी ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन पर बेस्ड होना चाहिए। जैसे हमने पीछे वाले सेक्शन में पढ़ा कि डॉक्यूमेंट 8973 एक डॉक्यूमेंट बनाया गया है और उसके कई सारे वॉल्यूम हैं, कई सारे पार्ट हैं, कई सारे चैप्टर्स हैं। तो उसी तरीके से जो हमारा डॉक्यूमेंट 8973 है उसका जो वॉल्यूम 2 है, जो दूसरा वॉल्यूम है, उसमें ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स को डिस्क्राइब किया गया है, उसके बारे में वर्णन किया गया है। जो भी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी, किस कैटेगरी के पर्सन को कैसी ट्रेनिंग दी जाएगी, कौन सा क्रू मेंबर किस प्रकार की ट्रेनिंग को अटेंड करेगा, या कौन सा सिक्योरिटी स्टाफ किस प्रकार की ट्रेनिंग को अटेंड करेगा, इसके बारे में जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है उसको डॉक्यूमेंट 8973 के वॉल्यूम 2 में डिस्क्राइब किया गया है। और जो भी चीज़ें होती हैं ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स की उसी पर बेस्ड होनी चाहिए, उसी पर बेस्ड हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए। एन ओवरव्यू ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम कुड बी प्रोवाइडेड, यानी कि जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उसका एक ओवरव्यू यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, विच वुड इंक्लूड, यानी कि जिसमें ये चीज़ें शामिल हो सकती हैं द फॉलोइंग कैटेगरीज। नीचे कई सारी चीज़ें बताई गई हैं, आगे हम उनके बारे में पढ़ेंगे और वो सारी चीज़ें इसमें, यानी कि जो हमारा ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट होता है, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उसमें इंक्लूड की जा सकती हैं, उसमें मतलब प्रोवाइड की जा सकती हैं। तो यानी कि डॉक्यूमेंट 8973 के वॉल्यूम 2 में जो भी हमारे ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं, जिनको डिस्क्राइब किया गया है, उन्हीं पर हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम रिक्वायर्ड होना चाहिए, उन्हीं पर बेस्ड होना चाहिए, उन्हीं पर आधारित होना चाहिए। और जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उसका एक ओवरव्यू यहाँ पर प्रोवाइड किया जा सकता है और उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनके बारे में कुछ निम्न चीज़ें दी गई हैं, यानी कि जिनके बारे में हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। ट्रेनिंग का पहला पॉइंट है सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग, यानी कि सिक्योरिटी से रिलेटेड जो अवेयरनेस होती है उसकी ट्रेनिंग किस तरीके से दी जाएगी। सेक्शन 6.2 दिस सेक्शन शुड प्रोवाइड जनरल इंफॉर्मेशन विच टिपिकली वुड इंक्लूड, यानी कि सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग से रिलेटेड जो सामान्य जानकारियां होती हैं उनको यहाँ पर प्रोवाइड की जानी चाहिए। दिस सेक्शन शुड प्रोवाइड जनरल इंफॉर्मेशन, जो सामान्य जानकारी होती है, विच टिपिकली वुड इंक्लूड, यानी कि जिसमें निम्न चीजें शामिल होंगी। यानी कि कई सारे नीचे पॉइंट्स दिए गए हैं, वो सारे पॉइंट्स हमारे सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग में शामिल होते हैं। तो उन सारे पॉइंट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिलीवरिंग द ट्रेनिंग, यानी कि जो ट्रेनिंग होती है उसको डिलीवर करने की उसकी जिम्मेदारी जो होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कैसी होनी चाहिए। यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिलीवरिंग द ट्रेनिंग, यानी कि ट्रेनिंग को जो प्रोवाइड किया जाता है, जो ट्रेनिंग डिलीवर किया जाता है, दिया जाता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है। सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग का पहला पॉइंट है कि जो भी बंदा, जो भी संस्था हमारी ट्रेनिंग दे रही है हमारे कर्मचारियों को, हमारे क्रू मेंबर्स को, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं, उसके लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा पॉइंट है रिक्वायरमेंट्स फॉर स्टाफ टू अटेंड इनिशियल ट्रेनिंग। इनिशियल ट्रेनिंग का मतलब होता है जो प्रारंभिक ट्रेनिंग होती है। तो जो प्रारंभिक प्रशिक्षण होता है, इनिशियल ट्रेनिंग होती है, उसको अटेंड करने के लिए कितने स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि एक साथ तो सबको ट्रेनिंग दी नहीं जाएगी, कुछ कुछ लोगों को दी जाएगी। तो जो इनिशियल ट्रेनिंग होती है, जो प्रारंभिक ट्रेनिंग होती है, उसके लिए कितने स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है, कितने मेंबर्स की रिक्वायरमेंट्स होती है, कितने क्रू मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, या किस किस डिपार्टमेंट के कितने कितने स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बारे में यहाँ पर बताया जाना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकरेंट ट्रेनिंग, यानी कि जो हमारी रिकरेंट ट्रेनिंग है उसकी ड्यूरेशन क्या होगी, यानी कि कितने दिनों की वो ट्रेनिंग होती है, और फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब यहाँ पर है कि कितने दिनों के बाद ट्रेनिंग बार बार शुरू होती है, बार बार समाप्त होती है, यानी कि कितने दिन में कितनी बार ट्रेनिंग दी जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, यानी कितने दिनों में कितने बार ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बारे में यहाँ पर बताया जाना चाहिए। तो ये था हमारा आज का क्लास, जिसमें हमने कई सारे पॉइंट्स के बारे में पढ़ा, सिक्योरिटी ऑफ कैटरिंग सप्लायर्स के बारे में पढ़ा, एयरक्राफ्ट की सिक्योरिटी के बारे में पढ़ा, अनलॉफुल इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ा, और ट्रेनिंग के एक पॉइंट के बारे में पढ़ा है। ट्रेनिंग के कई सारे पॉइंट बचे हैं जिनको हम अगली क्लास में कवर करेंगे। आई होप कि आज की इस क्लास में मैंने आपको सिक्योरिटी ऑफ कैटरिंग सप्लाईज के बारे में जो बताया, यानी कि एयरपोर्ट पर जो भी भोजन प्रोवाइड करते हैं, जो कैटरिंग वाले होते हैं, जो स्टोर वाले होते हैं, उनकी सिक्योरिटी किस तरीके से की जाती है, इसका प्रोसेस क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको जो बताया। इसके साथ ही सिक्योरिटी ऑफ एयरक्राफ्ट, यानी कि जो हमारा एयरक्राफ्ट है उसकी सिक्योरिटी किस तरीके से की जाती है, और लास्ट में अनलॉफुल इंटरफेरेंस के बारे में मैंने आपको जो बताया। आई होप कि वो सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। दोस्तों एक और लास्ट क्लास हम लेंगे अगली क्लास, जिसमें हम एयरपोर्ट सिक्योरिटी प्रोग्राम के लास्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।